जर्मन शेपर्ड डॉग्स के रियर लेग्स में आने वाली 3 मुख्य बीमारियों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्यूराबल कैनल। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जीएसडी ओनर्स और ब्रीडर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जीएसडी के रियर लेग्स में होने वाली प्रॉब्लम्स। जब भी मेरे पास कॉल्स आते हैं तो अक्सर व्यूअर्स कहते हैं कि सर मेरे डॉग के रियर लेग्स में वॉबलिंग हो रही है, शेकी मूवमेंट है और इसको ना आप कोई मेडिसिन बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले डॉग को डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की दिक्कत है। बहुत सारे यंग एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये बचपन से ही होती है, 3 से 4 महीने पे होती है। जर्मन शेपर्ड में जब तक मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आ जाती तो थोड़ी बहुत वबलिंग मूवमेंट होती है उनकी। उसको हमें इस तरह से देखना चाहिए कि अभी पपी ग्रोथ में है तो उसके सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं होते, क्योंकि इनके रियर लेग्स एंगुलेशन डिफरेंट होता है दूसरे एनिमल से, तो इनका जो मूवमेंट भी होता है वो इनिशियली डिफरेंट होता है। लेकिन जब डॉग बड़ा हो जाता है, 2-2.5 साल का हो जाता है या 6-7 साल का हो जाता है, तब अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह की मेडिसिन यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे हम डीएम कहते हैं, डीजेनरेटिव माइलोपैथी। इसके अंदर क्या होता है कि डॉग की रियर लेग पर कंट्रोल धीरे धीरे चला जाता है। ये होती कब है? नॉर्मली लेट एजेस में होती है, अराउंड 8-9 ईयर्स के बाद में होती है। ये स्लोली प्रोग्रेस करती है और धीरे धीरे उसके रियर लेग्स के ऊपर कंट्रोल होना बंद हो जाता है। डॉग चलता है तो पीछे से शेक करना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद में डॉग बैठ भी जाता है, मतलब वो उठना पसंद नहीं करता। इसकी कोई ट्रीटमेंट, देखिए इसका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल इशू है और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। इससे इनका कंट्रोल रियर लेग्स पे जाता रहता है। इसमें हाँ, कुछ मेडिसिन काम करती हैं जो मैंने अपने डॉग्स पे भी यूज़ की थी जब मैं जर्मन शेपर्ड्स रखता था। मेरे जर्मन शेपर्ड को ये दिक्कत करीबन 8 साल में आई थी, जब मुझे पता चला कि उसको धीरे धीरे पीछे वाले रियर लेग्स के ऊपर उसका कंट्रोल धीरे धीरे जा रहा है। तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि देखिए, जर्मन शेपर्ड्स के अंदर ये दिक्कत एक नॉर्मल दिक्कत है, क्योंकि अगर आप स्टडीज़ को देखें तो ये दिक्कत जर्मन शेपर्ड्स में बाकी जानवरों से कई गुना ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि जर्मन शेपर्ड लेट एज में अपने रियर लेग्स पे कंट्रोल मतलब खो देते हैं, धीरे धीरे खोना शुरू कर देते हैं। और जब एडवांस स्टेज हो जाता है तो ये अपने बाउल मोमेंट्स पे और अपने यूरिनरी ट्रैक पर भी अपने कंट्रोल को खो देते हैं। डीजेनरेटिव माइलियोपैथी के अंदर जो मेडिसिन्स काम करती हैं या इम्प्रूव करती हैं कंडीशंस में, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन B6 और B12 न्यूरोबियन। इनिशियली कुछ इंजेक्शंस देने के बाद में हम टैबलेट्स देना शुरू करते हैं। इसके अंदर हम नेचुरल अकरिंग विटामिन बी भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। साथ में आप टॉनिक्स भी दीजिए। इससे क्या होता है कि कंडीशन इम्प्रूव होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन कोनियम मैक इस कंडीशन के अंदर बहुत अच्छा काम करती है और कंडीशन को इम्प्रूव करती है। साथ में नर्व्स को इम्प्रूव करने के लिए हाइपेरिकम, होम्योपैथिक की हाइपेरिकम इस केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं और हम किस तरह से इनकी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हिप डिस्प्लेसिया की। हिप डिस्प्लेसिया, जैसे आप सभी जानते हैं या जो लोग नहीं भी जानते हैं मैं उनको पहले क्लियर कर दूं कि हिप डिस्प्लेसिया एक सॉकेट एंड जॉइंट की प्रॉब्लम है। ये हेरिडेटरी भी हो सकती है और अपने इन्वायरमेंट और बहुत सारी डाइटरी प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये हो सकती है। लेकिन सबसे जो मेन जो इशू आता है ये आता है हेरिडिटरी। अगर इनके 4 फादर्स के अंदर, अगर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर इस तरह की दिक्कतें हैं तो चांसेस रहते हैं कि पपीज़ के अंदर भी इस तरह की दिक्कत आएंगी। इसमें होता क्या है कि डॉग का जो सॉकेट और बॉल जॉइंट होता है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता। प्रॉपरली फॉर्म होने का मतलब ये है कि जो सॉकेट होता है वो इस तरह का होता है और जो बोन होती है वो उसके अंदर इस तरह से फिट होती है, जो इस तरह से मूवमेंट करती है आगे पीछे। अगर इसके अंदर ये जॉइंट बने ही ना तो ये बॉल आगे पीछे निकल सकती है और इसकी वजह से क्या होता है कि डॉग के जॉइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है और डॉग बैठ जाता है। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन तो यूज़ हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ
हम उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए, उनकी स्वेलिंग को कम करने के लिए, उनके पेन को कम करने के लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे डॉग को बहुत आराम मिलता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे लास्ट की प्रॉब्लम, जो मैं मेन प्रॉब्लम्स में से है, वो है ऑर्थ्रोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर सबसे जो प्रॉब्लम वाली बात होती है कि इसमें सारे जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग और पेन होना शुरू हो जाता है, तो डॉग ना बिल्कुल चल भी नहीं पाता। नॉर्मली ये ओल्ड एज में होता है और ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। इसको हम बहुत सारी मेडिसिन से इसको कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोग्रेस को हम रोक नहीं सकते। हम इसको स्लो जरूर कर सकते हैं। होम्योपैथिक के अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जिससे हम इसको स्लो करके इनके पेन को मैनेज कर सकते हैं। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हिप डिस्प्लेसिया के अंदर जो मेडिसिन जो सॉल्ट सबसे अच्छा काम करते हैं उसमें है ग्लूकोसामाइन, क्लोंडाटिन सल्फेट, MSM और इसके अलावा कुछ हर्ब्स जो जॉइंट मोबिलिटी में बहुत अच्छा काम करती है। मैंने कुछ मेडिसिन आपके स्क्रीन पे शेयर किए। ये अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली ग्लूकोसामाइन है, विद थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क है, लेकिन सभी के अंदर ग्लूकोसामाइन, क्लोंडाटिन एक ये कॉमन वो है। हिमालय की जो है उसके अंदर कुछ हर्ब्स हैं जो मोबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। हिप डिस्प्लेसिया के अंदर ये कोशिश कीजिए कि डॉग का वेट ज़्यादा ना हो। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर बोन जॉइंट्स पर आएगा। इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज़ होती हैं, वो मैं आपको अलग से शेयर करूँगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड ये बहुत अच्छा काम करती है। ये सैनोविल फ्लूइड जो हमारे घुटनों के अंदर फ्लूइड होता है, इससे बनाई गई मेडिसिन है। साथ में ही एडेल कंपनी की 26 नंबर ये भी बहुत अच्छा काम करती है। आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे सकते हैं। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस केसेस में बहुत अच्छा काम करते हैं। हिप डिस्प्लेसिया और अर्थराइटिस के अंदर रूटा बहुत अच्छा काम करते हैं। ये पेन किलर है और बोन से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के दर्द में बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब भी आपको दोनों केसेस में, अर्थराइटिस में और आपके हिप डिस्प्लेसिया में बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर, बोन्स को स्ट्रेंथन करने में ये भी बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करती है। बोन के वेयर टेयर केस में सिम्फाइटम बहुत ही अच्छा काम करती है और ये मेडिसिन हमेशा दी जाती है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। मैं आपको जल्द से जल्द आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।